पेपर 3 का जो यूनिट 10 है ना, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, है ना, इस पर अध्ययन कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि जियोलॉजी को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ऊपरी सतह के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। अब दोनों चीजों को समझना है ना। पहली चीज तो भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में अंतर करना है ना। क्या है भूगर्भ शास्त्र और भूगोल, है ना। इसे भूविज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूविज्ञान। जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों में अंतर होता है। कोई बता सकता है जियोलॉजी और जियोग्राफी में अंतर क्या होता है? सर, जियोलॉजी में जो भी एक्टिविटी होती है वो मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे होती है। भूगोल में जो भी सिलेबस है आपके पास, सभी के पास ये सिलेबस रट लेना चाहिए, है निकालो लाइब्रेरी में। तो उठ के सीधा एक नोटबुक लेके आ गए। देख रहे हो, अब दोनों चीजों को समझना है। जियोलॉजी के सिलेबस को भी समझना है और ज्योग्राफी के सिलेबस को भी समझना है, ठीक है ना। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भूगोल कोई विषय नहीं है, भूगोल सभी विषयों का समग्र है ना। भूगोल ऐसा कोई अलग से विषय नहीं है जो रिसर्च करता हो। मेरी बात को समझो। इतिहास एक विषय है जिसमें इतिहासकार प्राचीन तथ्यों का, वर्तमान तथ्यों का अध्ययन करता है, उस पर रिसर्च करता है और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता है। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कोई विज्ञान होगा आपका, उसमें व्यक्ति रिसर्च करता है और एक नई थ्योरी को जन्म देता है। देता है। भूगोल ऐसी किसी भी चीज का रिसर्च नहीं करता है। भूगोल अन्य जो विषय होते हैं उनके रिसर्च को अप्लाई करने का प्रयास करता है, उसको हम भूगोल कहते हैं। समझ में आ रहा ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मृदा क्या है, तो मृदा में जो मृदा का जो वैज्ञानिक होगा वो उसके अंदर की सारी चीजों का रिसर्च करेगा, जबकि भूगोल बताएगा कि यह मिट्टी काली है, इसका रंग इस तत्व के कारण काला है, इसमें ऐसी फसल ली जा सकती है, खत्म। यह है भूगोल। भूगोल ये नहीं कहेगा कि इसमें सोयाबीन ही क्यों, इसमें कपास ही क्यों, ये पहले हमें मिल चुका है, इसका जवाब हम केवल यहां पर अप्लाई कर रहे हैं दूसरी जलवायु के साथ कंबाइन करके, बस, है ना। भूगोल अप्लाइड साइंस है, यानी कि जो चीजें, जो लॉज बन चुके होते हैं, जो नियम बन चुके होते हैं, उन्हें अप्लाई कैसे करना है ये भूगोल बताता है ना। समझ में, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वास्तव में अब भूगोल है क्या? भूगोल मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, और कुछ नहीं, है ना। वो जो बचपन में हम पढ़ते थे भूगोल है, पृथ्वी का अध्ययन जो है वो भूगोल है। भाई इतने से अर्थ नहीं पूरा हो रहा है ना, इतने से भूगोल का अर्थ नहीं पूरा हो रहा। भूगोल क्या है? भूगोल मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है ना। दो चीजें हैं, समझो। अभी हम इन चीजों को खोल रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, इन दोनों के बीच का अध्ययन है। चीजों को समझो, है ना। अभी आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा। क्या कह रहा हूं मैं? भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जब पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जब हम बोल देते हैं तो इसका अर्थ है कि मानव का प्रकृति पर भी प्रभाव है और प्रकृति का मानव पर भी प्रभाव है। इस प्रकार से देखें तो भूगोल में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। मतलब इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है
है ना। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, प्रकृति ने कई सारी चीज भी बनाई है, लेकिन मानव ने भी बहुत सारी चीजें बनाई है। बनाई है नहीं बनाई है? बनाई है। खेत किसने बनाए? हमने बनाए। फसल कौन ले रहा है? मानव ले रहा है। रोड कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। यान कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। लेकिन मानव को कैसे संचालित करना है ये प्रकृति जानती है। जानती नहीं जानती? तो मानव जीवित कैसे है? मानव प्रकृति में मौजूद संसाधनों पर निर्भर है। बिना संसाधनों से कोई जैविक चीज जो है वो जीवित नहीं रह सकती है। रह सकती है क्या? मुझे बताइए। तो ये संसाधन हमें कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है। तो क्या प्रकृति के बिना हम रह सकते हैं क्या? रह सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस प्रकार से अगर देख लिया जाए तो ये सारी चीजें जो है ये सतह पर होने वाली चीजें हैं। ये सारी चीजें कहां पर हो रही है? सतह पर होने वाली चीजें हैं। तो जब सतह पर हम प्रकृति का मानव पर और मानव का प्रकृति के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो वही भूगोल है। हमें अंदर नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? और जब हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो हम भूगर्भ शास्त्र में प्रवेश कर जाएंगे। कहां पर कर जाएंगे? भूगर्भ शास्त्र में कर जाएंगे। अब दो चीजें यहां पर दी गई है कि मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल को दो भागों में बांटकर पढ़ने का निश्चय किया ताकि जो व्यक्ति है वो भूगोल को अच्छी तरीके से समझ पाए। यानी कि भूगोल की दो विस्तृत शाखा बना दी गई। एक जिसमें प्रकृति का गहनता से अध्ययन किया जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है प्राकृतिक भूगोल। और दूसरा नाम दे दिया मानव भूगोल। यानी कि भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव सर्वोपरि है, मानव के द्वारा की जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे परिवहन, खनिज संसाधन, कृषि कार्य, है ना, जो अर्थ से संबंधित हो, ये सारे टॉपिक्स हम कहां पर पढ़ेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम भू आकृतियां पढ़ेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, खगोल विज्ञान को भी इसी के अंतर्गत रख लीजिए। ये सारी चीजों को हम कहां पर पढ़ेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब आप 11th और 12th में जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो 11th और 12th में ज्योग्राफी में 11th का जो ज्योग्राफी का जो विषय है वो प्राकृतिक भूगोल है। और जब तक आप प्राकृतिक भूगोल को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो 12th वाला मानव भूगोल आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आएगा क्या? नहीं। तो भूगोल की दो शाखाएं, तो विस्तृत शाखाएं कौन सी है? एक तो प्राकृतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल। लेकिन जब हम भूगोल की बात कर रहे हैं तो देखिए यहीं पर है सारी चीजें, यहीं पर पढ़ना है सब कुछ चीजें। भूकंप कहां आ रहा है, उसका प्रभाव कहां पर हो रहा है? सतह पर हो रहा है। देख लीजिए आपके सिलेबस को देखिए, भूगोल के सिलेबस को देखिए पहले। पर्वत कहां है? सतह पर या अंदर है? अंदर भी बात करेंगे लेकिन जियोलॉजी में बात करेंगे। सतह पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां है, झीलें हैं, हिमनद है। भूकंप कहां आ रहा है? ज्वालामुखी से लावा कहां निकल रहा है? कहां पढ़ेंगे हम इस चीज को? कैसे आएगा? जब जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे दादा, टेंशन मत लो, वहां पर भी है ना। क्वेश्चन आया था ना पटल विरूपणी, प्री में आया था ना, प्री में आया नहीं आया? अब सारे लोग बोल रहे थे यार सर आपने तो पटल विरूपणी और आकस्मिक बल दो पढ़ाए थे। अरे तो मैंने भूकंप भी तो पढ़ा था। रिजिड बनकर नहीं बैठना है कभी भी चीजों को। हम क्या करते हैं? रूढ़ बनकर बैठ जाते हैं। ऐसा बोला है तो यही है, यही सर्वसत्य है, ऐसा नहीं होता। लिंक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना चीजों को। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में भी भूकंप आएगा ना, तो वो तो पटल विरूपणी है।
पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? पटल विरूपण ही है या नहीं है? फिर अब पटल विरूपण ही क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर कि वह शक्तियां जो धीमी गति से कार्य कर रही है किंतु विस्तृत क्षेत्र पर कार्य करती है, इनसे किसी विशाल भू आकृतियों का निर्माण होता है, वो पटल विरूपण बल। समझे चीजों को, है ना? तो भूगोल के अंतर्गत हम ऊपरी चीजों का अध्ययन किया। भूगर्भ, गर्भ यानी कि क्या? अंदर की चीजें, है ना? सही नहीं सही है? तो अब जैसे मैं अगर कहूं आपको कि यदि किसी बालक का जन्म हो रहा है तो माता के गर्भ से ही होगा, तो माता के गर्भ से हो रहा है, लेकिन आज डॉक्टर को पता है कि बच्चा कैसे जन्म लेने वाला है। आज गर्भ के अंदर ही जानकारी दे देता है कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है या नहीं है। तो उसको बाहर आकर क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये डॉक्टर को पता होता है। आजकल ज्ञान विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है ना? तो अगर बाहर आने के पहले ही उन सारी चीजों की जानकारी मिल जाए तो फिर हम किसी भी चीज की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। लगा सकते। तो फिर भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत यदि हमने पृथ्वी के अंदर की जानकारी का अध्ययन कर लिया तो एक चीज ये भी होगी कि हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। महत्व देखो, महत्व क्या है भूगर्भ शास्त्र का, अभी आपको पता चल गया। एक मैंने, है ना, बच्चे के जन्म से आपको बता दिया है कि हो सकता है कि भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन से हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चल जाए। चल जाए। तो सिंपल सी चीज है, जब हम सतह के नीचे पृथ्वी के, है ना, या सतह के नीचे हम जब पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो वो भूगर्भ शास्त्र है। अब पृथ्वी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम जो पृथ्वी की सतह जो बनी हुई है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, तो उन चट्टानों का अध्ययन करेंगे हम। किसका अध्ययन करेंगे? उन चट्टानों का अध्ययन करेंगे। नहीं करेंगे। चट्टानों के नीचे उपस्थित मैग्मा का अध्ययन करेंगे हम। किसका अध्ययन करेंगे? मैग्मा का। बस यही तक है भूगर्भ शास्त्र, उसके अंदर कहीं नहीं है। क्रस्ट का ही अध्ययन किया जाता है भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत। और एक डिटेल की चीज मैं आपको बता दूं, है ना, नहीं तो हम सोचते हैं भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत सतह से लेकर, है ना, जैसे भूगर्भ शास्त्र से 6331 किलोमीटर तक पूरी त्रिज्या तक हम अध्ययन करते हैं। नहीं है, हम वहां तक का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत नहीं करते हैं। वास्तविक तौर पर भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन क्रस्ट तक ही करते हैं हम। क्रस्ट के नीचे उपस्थित मैग्मा तक ही करते हैं, बस, और कुछ नहीं, है ना। अभी अध्ययन क्यों कर रहे हैं भैया? तो पहला तो ये मैंने बता दिया कि भैया हो सकता है कि हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चल जाए। सही नहीं सही है? दूसरा, भू आकृतिक संरचना का हमें अध्ययन मिल जाए, हिमालय की जानकारी मिल जाए हमें, पर्वतों की जानकारी, पठारों की जानकारी मिल जाए हमें, है ना। इस पर हम अभियांत्रिकी कार्य कैसे कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वर्क कैसे कर सकते हैं। भैया हम किसी भी जगह पे कैसा भी मकान नहीं बना सकते ना। जापान में बनने वाले मकान अलग होंगे और हमारे मालवा के पठार पर बनने वाले मकान अलग होंगे। दुबई का बुर्ज खलीफा अलग इंजीनियरिंग से बना होगा, हमारे यहाँ पे खलीफा अलग होगा, है ना। अब तो कोई खलीफा है नहीं 1924 के बाद, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। सही नहीं सही? तो हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है। आई बात समझ में? चट्टानों का अगर हमने अध्ययन कर लिया है, चट्टानों के अंदर की चीजों का हमने अध्ययन कर लिया है, तो कहां पर कौन कौन से संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है इसकी जानकारी मिल सकती है ना। कहां पर किस प्रकार की मृदा का जन्म हो सकता है उसकी हमें जानकारी मिल सकती है। कितना महत्व है। जीवाश्मों का पता लग सकता है हमें, ये पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए महत्व में ये नहीं है कि, है ना, आपके सिलेबस में दिया है भूगर्भ शास्त्र में उसका महत्व दिया है ना सिलेबस में। मैं वो नहीं हूं जो आपको भूगर्भ शास्त्र बता दूं और एक एक महत्व को डिटेल में अभी बता दूं मैं आपको, ये कतई नहीं होता है और ये हो भी नहीं सकता है। और जो पढ़ा रहा है फिर वो गलत पढ़ा रहा है।
मतलब पढ़ा तो सही रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट मैंने आपको ये बता दिया कि भैया चट्टानों में इसका क्या महत्व है। तो भाई पहले तो चट्टान विज्ञान पढ़ना पड़ेगा ना आपको, चट्टानों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी ना, किस प्रकार की चट्टान में क्या क्या हो सकता है। पहले जीवाश्म भवन की प्रक्रिया को पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाके आप बोलेंगे कि भैया औषधि चट्टान में जीवाश्म की प्राप्ति होती है। तो पहले फिर जीवाश्म भवन की प्रक्रिया को समझना होगा, है ना। खनिज संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना है ना, तो पहले फिर खनिज भी तो पता चलना चाहिए होता क्या है, अयस्क भी तो पता होना चाहिए होता क्या है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। मैंने अभी ऊपरी तौर पर आपको बता दिया कि इतने क्षेत्रों में इसका महत्व हो सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो सकता है, ऊर्जा के क्षेत्र में हो सकता है, पर्यावरण के क्षेत्र में इसका महत्व होता है। 5 मार्क्स में आप लिख सकते हो एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आपको महत्व अगर पूछ लिया जाए और यही एक टॉपिक 11 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगे आप? तो आपको चट्टान विज्ञान का पूरा अध्ययन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपको पूछकर थोड़ी बताया जाएगा कि भैया ये 5 ही मार्क्स में पूछा जाएगा, ये 3 ही मार्क्स में पूछा जाएगा। वो तो 11 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है ना। तो इसीलिए भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन को देखो जरा, सिलेबस को देखो, देख रहे हो क्या दिया है? भूगर्भ शास्त्र परिभाषा में महत्व दिया है। महत्व तो आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे अपने आप महत्व होते जाएगा, क्योंकि आगे महत्व है इसीलिए तो पढ़ रहे। तो पृथ्वी की आयु क्यों पढ़ते हैं हम? भूगर्भ शास्त्र का महत्व होगा तभी तो आयु देख रहे हैं हम। चट्टान विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। आगे दिया है खनिज विज्ञान, दिया है मिनरलॉजी दिया है, मृदा विज्ञान दिया है, भूजल दिया है। अब भूजल दिया है तो सतह पे थोड़ी ना होगा, अंदर ही होगा, दिया है ना। भूगार्भिक समय सारणी दी है, भूवैज्ञानिक समय सारणी दी है ना, इसी के अंतर्गत पढ़ना है हमें। अब जब तक अंदर की चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक ऊपर की चीजें समझ नहीं सकते, है ना। ऊपर में क्या बताऊंगा भैया? अब ऊपर तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया इनके बाल खड़े हैं है ना, 2 आंखें है, चश्मा लगा हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, ग्रे कलर का जीन्स पहनी हुई है, ग्रे व्हाइट में, ये बता दूंगा। लेकिन आपकी एक्चुअल पहचान तो आपके अंदर के सिस्टम से होगी ना। वो हार्मोन्स ही तो आपके व्यवहार को बता रहे हैं, वो जिन ही तो है जो आपके व्यवहार को बता रहे हैं। सही है ना। मैंने तो मेरे मम्मी से पूछा कि है ना, यशोदा का नंद लाला मैं भी था, है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मैंने भी प्रश्न पूछा था, मम्मी के पास जवाब नहीं था। बाद में बड़े हुए तब पता चला मेंडल ने कहा था भैया, ग्रेगर मेंडल ने, है चिन्ह थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आए। मैंने कहा भैया क्यों गोरा मैं क्यों काला, है तो उन्होंने बोला कि भैया में दूसरे जीन गए, तुम में दूसरे जीन गए, है ना। मम्मी भी गोरी, पापा भी गोरे, तू क्यों काला, है नहीं है होता है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट आपने पढ़ा होगा, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अप्युवन का नियम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ग्रेगर मेंडल में पढ़ा है ना। फिर गुण समाप्त नहीं होते, छिपे हुए होते हैं, जो आने वाली पीढ़ी में पुनः से प्रदर्शित हो सकते हैं। भैया के इसमें नहीं हुए, मेरे इसमें हो गए, मेरा कलर आ गया वैसा, है ना। कहने का तात्पर्य है, चीजों को समझो। तो जब तक हम अंदर की जानकारी नहीं लेंगे तब तक सतह पर हमें क्या है, हमें केवल इंफॉर्मेशन रहेगी, हमें केवल इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके पीछे का कारण नहीं पता चलेगा, है ना। तो अगर भूगोल को पढ़ना है तो सिंपली पढ़ो पर्वत क्या है, बस। देखो भूगोल में क्या है, पर्वत है ना, पर्वत है, पर्वत के इतने टाइप के पर्वत होते हैं,
है ना, अवशिष्ट पर्वत ये होते हैं, है ना, भ्रंशित पर्वत ये होते हैं, वलित पर्वत ये होते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां तक ठीक है भूगोल में देना है। लेकिन हिमालय बना कैसे यार, ये पर्वत बना कैसे, इसके बारे में जानकारी तो भूगोल नहीं देगा यार। इसके पीछे आपको कोई ना कोई विज्ञान लगाना पड़ेगा, और वो विज्ञान कौन सा होगा? समझ में आ रहा है ना भाई? साइबेरिया का पठार है, वहां पर हिमाच्छादन हुआ है, आपने बता दिया कि टेम्परेचर कम है, लेकिन साइबेरिया का पठार बना कैसे, इसके लिए आपको भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के 3 भाग है, बृहद है, लघु है, शिवालिक है। इनके बीच के जो भ्रंशित भाग है, जिसके सहारे ये हिमालय खड़ा हुआ है, उसे आप MCT कहते हो, MBF कहते हो, HFF कहते हो। ये सारे घाटी वाले क्षेत्र है। ये भूकंपीय क्षेत्र क्यों है, यहाँ भूकंप क्यों आते हैं, तो इसके लिए आपको भूगर्भ शास्त्र में जाना होगा। तो जितनी भी यहां पर भूगोल की चीजें आपको दी हुई है, उसके पीछे के साइंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? भूगर्भ शास्त्र। इसीलिए भूगोल पढ़ाने से पहले मुझे भूगर्भ शास्त्र पढ़ाना उचित लगता है ना। सीधा भूगोल पे नहीं आएंगे हम, है ना। सीधा भूगोल पे आ गए फिर मजा नहीं आता है, फिर तो वही है यार, आप प्री में तो पढ़ चुके हो, फिर क्या है, एंडीज पर्वत तो पढ़ ही चुके हो, नवीन वलित पर्वत है, और क्या है। लेकिन उसके पीछे क्या है, कैसे बना है, आप कहते हैं ना महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण से बना है, वो कैसे बना है भाई, है ना। ग्रेनाइट कैसे बनता है, बेसाल्ट क्या होता है ना। ये सारी चीजों की जानकारी जब आप भूगर्भ शास्त्र पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो जियोलॉजी समझा, जब हम सतह के नीचे जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के अंदर के, है ना, पदार्थों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, है ना, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग होता है। ये कई चीजों में उपयोगी है। लेकिन उसके बाद का आपको टॉपिक पूछा जाता है, दिया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आयु और भूवैज्ञानिक समय सारणी। हमें स्टार्ट यहां से करना है। कहां से करना है? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, किससे लेकर? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है ना। इस पर आऊंगा मैं, इस पर पुनः से आऊंगा जब मैं पर्यावरण आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पर्यावरण में, है ना, नियतिवाद क्या होता है, संभाववाद क्या होता है, इन सारी चीजों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो पुनः से मैं इस पर प्रवेश करूंगा, है ना। आएगा, 2-3 बार आएगा, आपको ये रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, अपने आप याद हो जाएगा भूगोल क्या होता है ना। भूगोल वो नहीं है जहां पर हमारा काम नहीं है, वो भूगोल नहीं है, सीधी सी बात है। जहां हमारे काम की चीज है वही है भूगोल है। मैं उस जमीन का अध्ययन क्यों करूं जिस पर न संसाधन है, न उसके नीचे कोई चीजें है, मैं वहां पे अध्ययन करूंगा क्या? और जब मैं अध्ययन कर ही नहीं रहा हूं तो वो सब्जेक्ट कैसे होगा? सही है ना। तो भूगोल में उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है जो हमारे उपयोगी होगा, जिसका कोई आर्थिक महत्व होगा, हम उसी को भूगोल के दायरे में रखते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, है ना, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, या पृथ्वी की उत्पत्ति को आप सौर मंडल की उत्पत्ति भी लिख सकते हो, क्योंकि सौर मंडल का ही भाग कौन है? पृथ्वी है ना। तो जब तक सौर मंडल की उत्पत्ति नहीं हुई होगी तब तक पृथ्वी की उत्पत्ति हम नहीं मान सकते, सही है नहीं। तो कभी कभार आपको सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित होते हैं। कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। पहला है परंपरागत सिद्धांत, इसे चिरसम्मत सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। क्लासिकल थेरिस कहते हैं इसे, है ना, चिरसम्मत।
चिरसम्मत सिद्धांत। और दूसरा होता है आधुनिक सिद्धांत। इसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत या इसे परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चीजों को समझो। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक है चिरसम्मत सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। अब दोनों में अंतर क्या है यह समझना है। चिरसम्मत सिद्धांत वो होता है जिसमें धर्म ग्रंथों का सहारा लिया जाता है, धर्म ग्रंथों की प्रधानता है। वैज्ञानिक तर्कों को नकारा जाता है। वैज्ञानिक तर्क यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, है ना। यह आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन अंतर पता होना चाहिए कि चिरसम्मत सिद्धांत किसे कहते हैं, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जिसमें धर्म ग्रंथों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया जाता है, चिरसम्मत सिद्धांत कहलाता है ना। भाई हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, पुराणों में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है। तो जब इन सारी चीजों का सहारा लिया जाता है तो हम उस सिद्धांतों को क्या कहते हैं, चिरसम्मत सिद्धांत कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक तर्कों को नजरअंदाज किया जाता है, यानी कि इसमें वैज्ञानिक तर्कों का कोई भी समावेश नहीं होता है, वो चिरसम्मत सिद्धांत कहलाता है। हमारे भूगोल में हम इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत या पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में हम चिरसम्मत सिद्धांतों को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बताना अनिवार्य होता है कि आखिर चिरसम्मत सिद्धांत क्या होता है और आधुनिक सिद्धांत क्या होता है। समझ में आ गया ना, इतनी चीजों को समझा। अब आधुनिक सिद्धांत क्या है। आधुनिक सिद्धांत वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है। किस पर आधारित है, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है। अब वो वैज्ञानिक तर्क सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ना। यानी कि मैं अगर कहूं कि भाई लाप्लास का सिद्धांत है सर, ये तो गलत हो गया, आपने कहा वैज्ञानिक, अरे भाई उसने प्रयास तो किया ना वैज्ञानिक चीजों को बताने का, गलत साबित हुआ बात अलग है। ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन पहले प्रयास में हो गया होगा और कोई भी चीज व्यक्ति जो है वो पहले प्रयास में जो है विज्ञान को बड़ा समझ चुका होगा। विज्ञान का 1% भी नहीं जानते अभी तक तो हम। विज्ञान तो अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है, आपको पता होना चाहिए। अभी भी विज्ञान अभी बहुत दूर है अपने 100% को प्राप्त करने के लिए। अब आरंभिक अवस्था में ही विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया, सोचो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा। आया नहीं, इतना आलसी बना दिया है कि सारा काम अब एआई कर रहा है। निबंध बोलो तो एआई लिख के दे देगा। ऐसी इमेज जो हम कल्पना कर रहे हैं डालो उसमें, चैट जीपीटी में बना के दे देगा। सही है। कभी कभार लगता है कि अनिवार्य भी है, लेकिन कभी कभार ये लगता है कि चीजें खतरनाक भी हो सकती है आने वाले समय में, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी है, पहले टॉपिक था आपको साइंस एंड टेक में, नैनो टेक्नोलॉजी 2019 से पहले। तब मैं पढ़ाता था ग्रेगो की संकल्पना, है ना, साइंस एंड टेक में, नैनो टेक्नोलॉजी में, है ना। बड़ी खतरनाक स्थिति है वो। अगर ऐसा हुआ तो पदार्थ आणविक स्तर पर विघटित हो सकता है और संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी बेहतरीन चीज है ना। कभी समय मिला तो अवश्य बताऊंगा। तो जिसमें वैज्ञानिक तर्कों का सहारा लिया जाता है वो आधुनिक सिद्धांत कहलाते हैं, है ना। अब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया। वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर
वो सही है गलत है वो बाद में देखेंगे हम उस सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि उसमें डिटेल में आपको जाना है। 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 11 मार्क्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां पर कैसी संभावना होगी वो सारे प्रश्न हम देखेंगे, है ना। हम पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको हर टॉपिक पे प्रश्न आपको बताएंगे। 3 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं, 5 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं, 11 मार्क्स में कैसे आ सकते हैं, है ना। उस पद्धति पे कभी नहीं जाना है कि सर प्रश्न बताओ और उत्तर लिखवाओ। ये हम बीए, बीएससी, बीकॉम में जो कर चुके हैं वो चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने अगर प्रश्न लिख भी दिया है तो जरूर थोड़ी वही प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिया है तो फिर वहां से कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे वो आपको आना चाहिए, है ना। तो पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद उससे संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, है ना, सारी चीजें। आधुनिक सिद्धांत जब वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है तो कई व्यक्तियों ने तर्क दिए कि इस आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, फलाना आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, लिम्का के आधार पर हुई होगी, डिम्का के आधार पर हुई होगी कैसे। अब इतने सारे सिद्धांत है, अब इतने सारे सिद्धांतों को यदि मैं आपके समक्ष एक ऐसे प्रस्तुत कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा क्या। अब आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा है। अब आदि मानव के काल से यदि आप पढ़ रहे हो इतिहास को और कंटिन्यूअसली आप पढ़ते जा रहे हो, आदि मानव से हम कब बने, है ना, होमोसेपियंस कब बने, है ना, फिर आए सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, फिर वैदिक युग आया, है ना, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आपने ये पढ़ा। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब इतिहासकारों ने इतिहास को अध्ययन की दृष्टिकोण से उसे 3 भागों में बांटकर बता दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जब अरेंजमेंट कर दिया तो आपको पढ़ना बड़ा आसान हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। लेकिन आप बोल रहे सर हम तो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल भी पढ़ते हैं, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल भी पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल भी पढ़ते, फिर वो क्या, वो साक्ष्यों के आधार पर है। साक्ष्यों के आधार पर जब इतिहास को बांटा जाता है तब आप वो पढ़ते हो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ते हो। लेकिन जब आप अध्ययन की दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ना चाह रहे हो तो वहां पर इतिहासकारों ने उसे बड़ा सरलता से प्रस्तुत किया है कि भाई आप पहले प्राचीन इतिहास पढ़ो, फिर मध्यकालीन पढ़ो और फिर आधुनिक पढ़ो। इसी प्रकार से कई सारे भूगोलवेत्ता यहां पर थे, उन्होंने पृथ्वी के बारे में जितने भी उत्पत्ति के बारे में जितने भी आधुनिक सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों को अध्ययन की दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटकर बताने का प्रयास किया। यानी कि आधुनिक सिद्धांतों को भी कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला भाग क्या बना, पहला भाग बना अद्वैतवादी सिद्धांत। क्या बना, अब यहां से समझ में आएगा, हाँ सर यहां से पढ़ा है हमने, कुछ तो पढ़ा है, शायद से पढ़ा है, अद्वैतवादी सिद्धांत, है ना। और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, क्वेश्चन बन गया यहां पर, सौर मंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अद्वैतवादी सिद्धांत को बताइए। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आया ना समझ में। या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में या सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, 11 मार्क्स में आएगा। तब आपको 2 नहीं बताना पड़ेगा, है ना समझ में। अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत में आपको अंतर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है। अब बताएंगे क्या होता है, एक एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे हम, है ना। इन चीजों को समझे आप। वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी 2 भागों में बांटकर हम, है ना, अध्ययन की दृष्टिकोण से उसे 2 भागों में बांटकर देखते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी, यानी कि मोनोस्टिक हाइपोथेसिस और ये है ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, है ना, ये मॉडर्न सीरीज में आती है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, एक। मोनो का अर्थ जानते हो ना, मोनोरेल, एक ट्रैक पे चलने वाली, है ना, एक लाइन पे, मोनो। ड्यूअल यानी कि क्या, 2, द्वे, सुने ना सभी। अब मोनोस्टिक हाइपोथेसिस या अद्वैतवादी सिद्धांत क्या होता है,
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वे सिद्धांत जिनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है या एक खगोलीय पिंड से हुई है, अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जिन मतानुसार या जिनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे या एक खगोलीय पिंड से मानी गई है, हम उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, जिनके अनुसार है ना पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति गलत लिख दिया मैंने, है ना? एक खगोलीय पिंड से हुई है। अब वो खगोलीय पिंड तारा भी हो सकता है, खगोलीय पिंड से हुई है ना, इसीलिए इसे एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तारक। अब मैंने यदि आपको ये परिभाषा बता दी है और ये नहीं बताई और एग्जाम में आ गया तो लिख लोगे? बस तो फिर लिख लो, मैं क्यों बताऊं? सही नहीं चाहिए? डेप्यूटी कलेक्टर बनने जा रहे हो आप, डीएसपी बनने जा रहे हो, तो दूसरी परिभाषा आनी चाहिए। आ जाएगी ना? स्कोर अच्छा जा रहा है इस बार? सर पहली बार था, पहली बार ही होता है। दिल बेकरार था वैसा है, नहीं था? डर लगा किसी को? पहली बार किसने दिया क्वेश्चन पेपर? किसने दिया पहली बार जीवन में? आपने दिया, आपने दिया। पहली बार था आपका? इससे पहले दिए है? पीएससी का दिया ही नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया हैं। इसमें सिर्फ ऐसा दो लिखना है, दो से अभी आएंगे, लिख तो लोगे ना वैसा। अभी हम वो नहीं कह रहे कि मैंने जैसा लिखवाया है पहले फ्री में जो बताया है सर वो तो अलग लग रहा है। आपने यहाँ दो या दो से अधिक तारों से, है ना? आता मैं उस पे, लेकिन आपने पहले ही चर्चा कर दी उसकी। ठीक है, तो जिनके मतानुसार पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से हुई है, तो हम उसको किस में रखते हैं? द्वैतवादी सिद्धांत में रखते हैं। अब आप देखिए इस बार का क्वेश्चन पेपर 2 या 3 लाइन में था ज्यादा, पहला भी पहला 1 या 2 लाइन में पूछे जाते थे। 15 से 20 शब्द। अब बाबू 15 से 20 शब्द हो गए। अब आपको ये बताना होगा कि भैया केवल परिभाषा लिख के काम चल जाए तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा उदाहरण भी दे दो जहां पर संभावना बनती है वहां पर दे दो। भाई जिनके मतानुसार पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति एक खगोलीय पिंड से हुई है, अद्वैतवादी सिद्धांत है। उदाहरण, कांट की वायव्य राशि सिद्धांत, कांट का वायव्य राशि सिद्धांत, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, है ना? इसमें हम किसको देखेंगे? हम इसमें 3 चीजों को देखेंगे, 3 सिद्धांतों को देखेंगे। पहला, कांट की, क्या बोला मैंने? कांट की वायव्य राशि सिद्धांत, है ना? गैसियस हाइपोथेसिस, वायव्य राशि सिद्धांत। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस कांट की। सेकेंड आपको लिखना है ना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, यानी कि लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा
जो सभी को पता है, बिग बैंग, है ना। हिंदी में इसे महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से यह जाना जाता है। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये तीनों करना है ये मेरी इच्छा है। समझ में आ गया ना? इसको करना ही करना है, क्योंकि ये 3, 5 और 11 है ना। तो 3 मई 2011 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स, तीनों के ही क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, है ना, और पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, खास करके कांट का, है ना, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वो पहला सिद्धांत था जो किसी वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था, है ना। इसलिए हालांकि इससे पहले एक व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाया, जिसका नाम था कास्ते द बफन। क्या था? कास्ते द बफन, है ना। लेकिन दुनिया के समक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास जो किया गया था वह कांट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांट के द्वारा, है ना। 1757 के आसपास इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी। खैर, द्वैतवादी 2 या 2 से अधिक तारों से या खगोलीय पिंड से, इसीलिए याद रखना है इसे द्वैतारक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैतारक सिद्धांत भी कहा जाता है ना। अब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से सिद्धांतों को पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हमें चेम्बरलिन एवं मॉल्टेन का ग्रहाणु सिद्धांत, चेम्बरलिन एवं मॉल्टेन का ग्रहाणु सिद्धांत, ये हमें देखना है ना। दूसरा, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज का कौन सा सिद्धांत है? ज्वारीय सिद्धांत। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज का ज्वारीय सिद्धांत। नेक्स्ट, रसेल का, आंद्रे रसेल मत कर देना, है ना, रसेल का द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी हाइपोथेसिस, द्वैतारक सिद्धांत रसेल का। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन का सुपरनोवा सिद्धांत। सुपरनोवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते रहे? विस्फोटी तारा सिद्धांत, विस्फोटी तारा सिद्धांत, है ना। विस्फोटी तारा, कभी कभार शब्द याद नहीं आते, है ना। ये परिणाम है, हिंदी को हम महत्व नहीं देते। फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन का विस्फोटी तारा सिद्धांत। नेक्स्ट है ऑटो श्मीड
कि अंतर तारक धूलकण सिद्धांत, अंतर तारक धूलकण सिद्धांत। ठीक है, इतने चीजों को करना है। ये सिद्धांत अगर चीर सम्मत सिद्धांत का 3 मार्क्स में अगर ऐसा है ना 99.9% नहीं पूछा जाएगा, उसका कोई महत्व होता ही नहीं है ही नहीं, है ना। तो उस पर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर मैं कोई पेपर बनाने वाला होता तो मैं ना पूछता, है ना। हमें जहां पर है चीजें मिल रही है जो विज्ञान के अनुसार है, हम वहां पर आए। वो बात अलग है कि धर्म ग्रंथ में बहुत सारी चीजें दी हुई है ना। मेरा भी मानना है, हम सबका मानना है ना। तो उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर विज्ञान सफल हो रहा है ना। उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन फिलहाल हमें सिलेबस को देखना है ना। हमें डीसी बनना है और डीएसपी बनना है, हमें वहां पर चलना होगा, है ना। बाकी ज्ञान तो मैं देते रहूंगा, बिना ज्ञान का तो चलेगा नहीं, है ना। हाँ, तो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। गीता के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, वो तो चलते रहेगा, है ना। अभी लंबा सफर है मेरे साथ आपका, तो तब तक हम पढ़ ही लेंगे कौन थे अर्जुन, है ना। सही नहीं सही है? द्रोणाचार्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, ये तो आएंगे ही आएंगे, है ना, मेरे लेक्चर में। उसके बिना मेरा लेक्चर होगा नहीं, मैं अभी से बता दूं। तो बाद में बोलेंगे अरे यार सर आपने चाणक्य पढ़ा दिया यार, वो तो दूसरे सर पढ़ाएंगे। वो सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, मैं अपने तरह से पढ़ाऊंगा, है ना। मेरे उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, केवल लॉजिकल चीजें होंगी, है ना। इसलिए मैं उदाहरण लेता हूं किसी भी चीज का। तो कल से हम कांट की वायव्य राशि को देखेंगे, है ना। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कांट की वायव्य राशि किस सिद्धांत पर आधारित थी। 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कांट की वायव्य राशि सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 11 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कांट की वायव्य राशि के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उनके दोषों को लिखिए, उसके दोष क्या है, क्वेश्चन से आप पर पूछा जा सकता है ना। क्या लाप्लास ने कांट के वायव्य राशि सिद्धांत के दोषों को दूर करने का प्रयास किया, यदि हां तो कैसे, क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। बिग बैंग हम बाद में पढ़ेंगे, बिग बैंग को सबसे आखिरी में, क्योंकि उसी से तो हमें देखना है। यही है ना, अभी पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है हमारे पास, बिग बैंग है। तो बिग बैंग को हम तभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ना जब इन सबको फेल कर देंगे, क्योंकि अगर ये फेल नहीं हुए तो ये पास नहीं होता। फिर ये पास तभी होगा जब हम इन्हें फेल कर दें, है ना, यानी कि इनकी आलोचनाओं को देखें हम, ठीक है। तो 2-3 दिन तक यह टॉपिक चलेगा हमारा, है ना। उस 2-3 दिन के बाद फिर पृथ्वी की आयु की गणना कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे हम, है ना। क्या होती है रेडियो डेटिंग पद्धति, उस रेडियो डेटिंग की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। अर्ध आयु क्या होती है, शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे पहले के एग्जाम में अर्ध आयु के बारे में, है ना। तो उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। फिर भूवैज्ञानिक समय सारणी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वो वाला समय सारणी आपको रटना है, रटना मतलब समझ कर रटना है। कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, कब कौन सा काल आया, कब कहां पर
कौन सा जानवर आया, कब कोयला बना, कब हिमयुग आया, इन सारी चीजों की जानकारी आपको भूवैज्ञानिक समय सारणी में पता चलेगी। क्या होता है शील्ड, जानते हो ना, आपने कभी पढ़ते पढ़ते कभी आपने पढ़ा होगा, जो नए होंगे उनको तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने होंगे, जो पढ़ते आ रहे होंगे, उनको पता होगा कि भैया क्या है अफ्रीकन शील्ड, इथोपियन शील्ड क्या है, कनाडियन शील्ड के बारे में जानकारी लेते हो आप, लेते हो। आर्कियोजोइक क्या होता है, एजोइक क्या होता है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ चीजें है, लॉजिक है उनके पीछे, ऐसे नाम नहीं दिए हैं, है ना, नाम का कुछ महत्व होता है। तो प्री कैम्ब्रियन क्या है, कैम्ब्रियन क्या है, प्री कैम्ब्रियन नाम सुना है, अरावली कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में बनी पर्वत है, जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, स्थलाकृतियों में से एक है, पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पढ़ते नहीं पढ़ते, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में कब बनी थी वो, आपको पता है कब बनी थी? नहीं पता? प्रोटेरोजोइक कल्प में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन, है ना। तब समझो कैम्ब्रियन क्या होगा, कैम्ब्रियन जगह है यूरोप में, वेल्स में, जहां पर चट्टानों की सबसे पहले खुदाई की, और जब खुदाई करने के बाद वहां की चट्टानों का जब अध्ययन किया गया, तब पता चला कि ये इतने इतने वर्षों पुरानी है, फलाना लिम्का जो भी हो सकता है, देखेंगे हम उसको। तो उसे नाम दिया गया कैम्ब्रियन क्रम की चट्टाने। क्या नाम दिया गया? कैम्ब्रियन युग दिया गया। अब इससे पहले की अगर हमें चट्टाने मिलेगी तो हम उसे नाम देंगे प्री कैम्ब्रियन, यानी कि कैम्ब्रियन से पहले की चट्टाने। तो वो युग क्या कहलाया आपका? प्री कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन के बाद का क्रम क्या कहलाएगा? पोस्ट कैम्ब्रियन। समझ में आया? तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, हम उस पर भी आएंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। हमें कैसे, कहां पर क्या जाना है, इन सारी चीजों के बारे में हम कल से डिटेल में अध्ययन करेंगे।